बर्गर खाएंगे, पिज्जा हट के पिज्जा खाएंगे, कि डोमिनो के पिज्जा खाएंगे, कि सबवे खाएंगे? क्या खाएंगे बोलो? चलो 16,000 बाजार पहुंचने की पार्टी है। अब ये बात में अगर दोस्तों आप कंफ्यूज हो कि बर्गर खाए, सबवे खाए कि पिज्जा खाए तो चलेगा, लेकिन यहां पे कंफ्यूज मत रहना कि मैं कौन सी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करूं, क्योंकि कौन सी कंपनी में निवेश करने के लिए हमें स्वाद की जरूरत नहीं है, हमें देखने होंगे उनके डेटा। तो आइए दोस्तों, आने वाले 15 मिनट में हम इन सारी कंपनियों के डेटा देखें और डिसीजन ले कहां निवेश करें। तो मेरे साथ रहिएगा। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं नया आईपीओ दिव्यानी इंटरनेशनल के डेटा में। दोस्तों आज हम देखेंगे दिव्यानी इंटरनेशनल कंपनी जो है वो कौन से बिजनेस में है। दूसरा महत्व का क्वेश्चन, वो क्या ऑफर लेके आए हैं। तीसरा प्रश्न, ये ऑफर कौन लेके आए हैं और उन्होंने क्या भाव में लिए थे। चौथा प्रश्न, जो भाव है वो ऑफर के हिसाब से कैसा है। पांचवा प्रश्न, कंपनी की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट अच्छे है या रिस्की है। और सबसे महत्व का प्रश्न, इंडस्ट्री कैसी है। आने वाले समय में हम क्या इंडस्ट्री को बढ़ता देखेंगे। अगर इन सारे जवाब को आप स्टार रेटिंग देते जाओ तो आखिर में हम ये देख पाएंगे कि कितने स्टार हम देवयानी को दे पाएंगे। क्या हमें यहां पे सब्सक्राइब करना चाहिए। आप में से बहुत लोग सोचोगे जुबिलेंट ने पिछले 10 सालों में पैसा 50 गुना करके दिया, कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया, तो क्या ये भी देगी कि नहीं। इसके साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जुबिलेंट के साथ जितनी भी पीयर ग्रुप की कंपनी थी और किसी ने पैसा कमा के भी नहीं दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ। ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। वेल्थ क्रिएट करनी है तो थोड़ा हमें इन सारे डेटा पे ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, लेट अस वॉच डेटा। दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल क्या है। दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की एक चेन है। दोस्तों यम ब्रांड नाम की एक कंपनी है जो KFC पिज्जा हट की मास्टर फ्रेंचाइजी है दुनिया भर में। 50,000 से ज्यादा उनके रेस्टोरेंट है। देवयानी उनकी इंडिया बिजनेस को देखती है। इंडिया में जितने भी पिज्जा हट्स, KFC, यम ब्रांड्स के ओपन होते हैं वो देवयानी के द्वारा ओपन होते हैं। तो एक चीज क्लियर है, इनका बिजनेस नंबर 1 ये हुआ कि पिज्जा हट, KFC जैसी जो एक ब्रांड है उन लोगों के स्टोर्स ये लोग ओपन करेंगे। साथ ही कोस्टा कॉफी नामक जो ब्रांड है उनकी भी फ्रेंचाइजीज ये लोग इंडिया में ऑपरेट करते हैं। सेकंड बिजनेस दोस्तों, इन्हीं की फ्रेंचाइजीज नेपाल और नाइजीरिया में भी एक्सपांड देवयानी इंटरनेशनल के साथ ही हो रही है। तीसरा, इनके खुद की भी ब्रांड्स है वेंगो नामक, जिसे ये प्रमोट कर रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग वर्टिकल हुए। हालांकि सबसे ज्यादा टर्नओवर तो इन्हें पहले वर्टिकल से आता है, यानी इंडिया बिजनेस ऑफ KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी एक्सेट्रा, जिसमें KFC सबसे खास। तो दोस्तों ये लोग ऑपरेट करते हैं फूड इंडस्ट्री में। अब फूड इंडस्ट्री भारत में छोटी नहीं है, ये 8 लाख करोड़ की एक बड़ी इंडस्ट्री है। तो देवयानी कंपनी फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है और देवयानी के प्रमोटर है मिस्टर रविकांत जयपुरिया, मिस्टर वरुण जयपुरिया और RJ कौर। दोस्तों हमारे लिए ऑफर क्या है। तो देवयानी जो ऑफर लेके आई है, सबसे पहला एक फ्रेश इशू है जहां पे कंपनी के पास कंपनी नए शेयर देगी और कंपनी को करीबन 440 करोड़ रुपीस का फंडिंग मिलेगा। तो जो IPO भराएगा उसमें से 450 करोड़ आपकी कंपनी के पास जाएगा। बाकी दूसरी ऑफर है OFS, यानी पुराने जो स्टेक होल्डर है वो अपने शेयर्स आपको देने वाले हैं। OFS के जरिए करीबन 15 करोड़ शेयर्स आप लोगों को मिलेंगे।
यानी करीबन 1400 करोड़ शेयर्स पुराने प्रमोटर्स के द्वारा आपको ऑफर किए जा रहे हैं, तो दोनों तरीके की ऑफर हुई। 450 करोड़ कंपनी के पास गए और करीबन 1400 करोड़ पुराने प्रमोटर को मिलेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑफर का ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 जो फ्रेश इशू है, जिसमें 400 करोड़ रुपए कंपनी के पास आने वाले हैं, उसमें से 324 करोड़ रुपए बोरोइंग में जाएंगे। तो कंपनी का जो ऑलरेडी बोरोइंग कंपनी ने लिया हुआ है यानी कि डेब्ट है, उसे रीपेमेंट में 350 करोड़ का इस्तेमाल होगा। 1400 करोड़ जो बाकी जाएंगे वो तो प्रमोटर्स के पास जाएंगे, तो उनको तो हम नहीं पूछ सकते कि भाई ये 1400 करोड़ का क्या करोगे। उन्होंने बरसों पहले निवेश किए और आज उसका ये लोग फायदा उठाएंगे। यस, ये जरूर हमारा जानने का हक बनता है कि सेलिंग शेयर होल्डर कौन है। तो दो यहां पे सेलिंग शेयर होल्डर है। एक है ड्यू नन करके जो वीसी, जो बरसों पहले जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, जिनके पास करीबन 16 करोड़ शेयर्स है, यानी कंपनी में करीबन 14% होल्डिंग ड्यू नन का ऑलरेडी है। दूसरा सेलिंग शेयर होल्डर है आरजे कॉर्प, जिनके पास करीबन 80 करोड़ शेयर्स है और पूरी कंपनी में अंदाजे से 70% होल्डिंग आपके आरजे कॉर्प का है। अब अंदाजे से ड्यूनन जो है उनका एवरेज एक्विजिशन करीबन 30 रुपए पे हुआ है और आरजे कॉर्प का तो करीबन 1 रुपए में। तो 30 रुपए में ड्यूनन ने निवेश किया था कुछ साल पहले और आज 90 रुपीज में हम उनके पास से शेयर लेने वाले। पर सीधी सी बात है, जब उन्होंने किया था तब कम आउटलेट्स थे और आज कंपनी एक बड़ी बन चुकी है, तो उसका ये लोग हमसे प्रीमियम ले रहे हैं। ये जो ऑफर है उसमें करीबन 6.5 करोड़ शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं ड्यूनन के द्वारा और अंदाजे से 9 करोड़ शेयर हमें ऑफर कर रहा है आरजे कॉर्प। बाकी 400 करोड़ किधर थे, वो तो कंपनी के पास से आ रहे हैं, राइट। तो ये था दोस्तों ऑफर और ऑफर के पीछे का इनका ऑब्जेक्ट। दोस्तों शेयर होल्डर्स कंपनी के जो है आप देख पा रहे हो, आरजे कॉर्प जो मैंने आपको पहले ही बताया ये प्रमोटर ग्रुप है जिनके पास 69% स्टेक है। उनके अलावा जो बड़ा स्टेक होल्डर है वो है ड्यू नन, जो कि इन्वेस्टर शेयर होल्डर है। और जैसा हमने देखा कि यहां से स्टेक डाइल्यूट होने वाला है, मतलब सेलिंग शेयर होल्डर है। उसके बाद के जो बड़े शेयर होल्डर है वो आपकी कंपनी के प्रमोटर वरुण जयपुरिया और साथ में यम इंडिया, राइट। हमने पहले ही बात बताई कि यम ब्रांड जो है उनकी इन लोगों ने फ्रेंचाइजी इंडिया की ली हुई है, तो यम इंडिया के पास भी करीबन 4% शेयर होल्डिंग है। खांडवाला फिनस्टॉक ब्रोकिंग, शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, जो स्टॉक ब्रोकर्स है, उनके पास करीबन 2% स्टेक है इस कंपनी में। तो इस प्रकार से कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग बनता है। ये प्री आईपीओ है, पोस्ट आईपीओ इसमें से कुछ चेंजेस होगा क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग भी आएगा, साथ में जो बड़े निवेशक है जो डाइल्यूट होंगे उनका स्टेक भी कम हो जाएगा। अब दोस्तों एक बाज नजर हो जाए कंपनी के स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है वो 115 करोड़ की है। इक्विटी 115 करोड़ की, लेकिन आप देख पा रहे हो कि जो टोटल इक्विटी है वो खाली 72 करोड़ की है। और इनफैक्ट हम अगर पुराने डेटा देखें तो 2 साल से टोटल इक्विटी नेगेटिव थी। तो इससे सीधा हमें समझ में आता है कि कंपनी के रिजर्व में जो पैसा है वो नेगेटिव है और नेगेटिव से इसी साल 72 करोड़ हुआ है। पर आपने जनरली ज्यादातर कंपनियां देखी होगी तो उनके रिजर्व में पैसे होते हैं भविष्य के वर्किंग कैपिटल के लिए और एक्सपांशन के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिल्कुल पैसा नहीं है, खाली 70 करोड़ रुपीस अभी है कंपनी के पास, वो भी टोटल इक्विटी में। तो टोटल इक्विटी में पेड अप कैपिटल भी आ गया जो 100 करोड़ का है। और अगर टोटल इक्विटी 72 करोड़ हुई तो एकदम सिंपल चीज है कि जो इनकी रिजर्व है वो नेगेटिव है अभी भी। तो नेगेटिव रिजर्व के साथ टोटल इक्विटी आपका खाली 72 करोड़, तो ये एक हाई रिस्क हुआ। आने वाले समय में एक्सपांशन कैसे करेंगे उस पर क्वेश्चन मार्क दोस्तों रहता है, राइट। दिस इज अ इंपॉर्टेंट ट्रेडमार्क विच वी नीड टू गेट अलर्ट हियर, राइट। तीसरी चीज, अगर कंपनी का हम सेल्स देखें तो कंपनी का सेल्स करीबन 1200 करोड़ का है, 1200 करोड़।
पिछले 2 साल से म्यूटेड है। देखो लास्ट ईयर तो मानते हैं कि कोरोना की वजह से अफेक्टेड था, राइट। तो कंपनी का ग्रोथ होगा ये हम अंदाजा लगा सकते हैं पिछले इतने सालों का, पर लास्ट ईयर कंपनी का जो सेल्स है 1500 करोड़ से 1200 करोड़ आया, तो डी ग्रोथ हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर इससे हमें ये समझ में आता है कि आपकी जो ये कंपनी है ये करीबन 1200 करोड़ का टर्नओवर करती है। तो सबसे पहला आपके माइंड में जो प्रश्न आता है कि जुबिलेंट अच्छी की है, तो एकदम सीधी सी बात है, जुबिलेंट कितना टर्नओवर करती है। दोनों का जन्म साथ में हुआ था, दोनों 1996 में इंडिया में इन्होंने पहले स्टोर से शुरुआत की थी, पर आज जुबिलेंट आप जानते हो 4000 करोड़ पहुंच चुकी है और ये कंपनी अभी भी 1100 करोड़ पे अटकी हुई है। तो हम इन्हें बड़े स्टार रेटिंग नहीं दे सकते सेल्स को ध्यान में रख के। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रॉफिट आप देख पा रहे हो कंपनी नहीं कर रही है, लॉस कर रही है। तो ये साल तो चलो मानते हैं 60 करोड़ का लॉस हुआ, हो सकता है कोविड की वजह से हुआ, लेकिन ये तो पहले से ही लॉस कर रही है। इनके डेटा में कहीं भी हमें प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप कंपेयर करते हो तो सीधी हमें स्टोरी पता चलती है। याद कीजिए जब जुबिलेंट का आईपीओ आया 10 साल पहले, तब भी वो प्रॉफिट करती थी। अगर मेरे पास कोई चॉइस ना हो तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ कि सब रेस्टोरेंट लॉस कर रही है, चलो यहाँ पे चले। पर जब कुछ कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाती है और कुछ नहीं कर पाती है, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन लॉस मेकिंग कंपनीज व्हेन यू ऑलरेडी हैव गुड चॉइस। तो कंपनी का लॉस है, यहाँ पे भी एक रेड अलर्ट आएगा। तो सीधी बात है, आपकी जो हिस्से की अर्निंग है ये -0.5 है, यानी नेगेटिव अर्निंग है इसकी। ये तो लॉस से ही पता चलता है। आप देते 90 हो, आपको क्या मिल रहा है? तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है और 50 पैसे का नुकसान हो रहा है। अब ये नुकसान कब तक चलेगा इसका भी कोई जवाब नहीं है। पिछले कुछ साल से तो नुकसान ही चल रहा है, अगर आने वाले समय में भी नुकसान चलता रहा तो अफेक्ट रह सकता है भाव इनका, आपको अर्निंग नहीं मिल सकती है। आपको पैसा तभी मिलेगा जब ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, राइट। देखो अभी 300-350 करोड़ बोरोइंग में भी अगर ये लोग खर्च करते हैं आईपीओ के पैसे से, तो हम ये मानते हैं कि चलो उनका थोड़ा जो खर्चा जो फाइनेंस पे होता है वो कम हो जाएगा। बट नाउ इट्स अ क्वेश्चन, क्या उससे प्रॉफिट में आएगी? अभी नहीं लगता है दोस्तों। तो दिस इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। एनएवी जो बुक वैल्यू की तरह होती है दोस्तों, नेगेटिव यानी लॉस मेकिंग कंपनियों में एनएवी देखनी चाहिए, क्योंकि जब लॉस कर रही होती है तो मैं उससे कंपेयर नहीं कर पाता हूं कि मैं 90 रुपया दे रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है। अब मुझे जो रुपया मिल रहा है वो 90 के हिसाब से बराबर है कि नहीं। प्रॉफिट कर रही हो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, पर लॉस में कैसे लगाएंगे? 90 डाल रहा हूं, मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे केस में हम एनएवी से अंदाजा लगा सकते हैं, राइट, यानी कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू भी खाली 1 रुपया है। अब ये 1 रुपए की वैल्यू पे आप 90 रुपए दे रहे हो, मतलब 90 गुना आप इसको पैसा दे रहे हो, जो अगेन आप अगर इसको दूसरी जुबिलेंट से भी कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा पैसे हम दे रहे हैं, राइट। खाली 90 का भाव होगा, फिर भी ये जुबिलेंट से महंगा है, ये तो हम यहीं से कह सकते हैं, राइट, क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा है और आप 90 रुपए दे रहे हो। टोटल बोरोइंग आप देख पा रहे हो करीबन 450 करोड़ का है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे खाली लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं लिया है, टोटल बोरोइंग करीबन 450 करोड़, तो आपका 362 करोड़ रुपीस इधर यूज होगा, तो भी कंपनी डेप्ट फ्री तो नहीं होने वाली है। डेप्ट तो कंपनी पे कुछ रहेगी ही, बट स्टिल 500 करोड़ डेप्ट और इक्विटी कितना नेगेटिव। तो ये डेप्ट टू इक्विटी जो रेशियो है ये बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखते इस कंपनी को 0 स्टार देंगे। मानते हैं बढ़िया ब्रांड है आपके पास, मानते हैं बढ़िया आउटलेट आपने ओपन किए, पर वो आउटलेट्स ने प्रोडक्टिविटी यहां पे कुछ भी नहीं दी है, राइट फ्रेंड्स। सो बी क्लियर, स्टेटमेंट इनका एवरेज है, राइट। तो यहाँ पे आपके सामने है बैलेंस शीट को ध्यान में रखोगे तो कितना पता चलेगा कि करीबन 115 करोड़ का इक्विटी, और आप देख सकते हो जैसा हमने अंदाजा लगाया था कि इनका रिजर्व नेगेटिव होगा, तो ये आपके सामने है 2 करोड़ का नेगेटिव रिजर्व। ये पॉजिटिव होगा आपके पैसे से। हम जो भर के 440 करोड़ जो इनको पैसे देने वाले हैं, उसमें ज्यादातर पैसे तो प्रमोटर के पास जाएंगे,
कुछ पैसे आपके कंपनी के पास आएंगे। वो कुछ पैसे जो आएंगे वो रिजर्व में आएंगे, जिसमें से 350 करोड़ तो बोरोइंग के लिए निकल जाएंगे। तो अगेन रिजर्व में ज्यादा पैसे बचने वाले नहीं है, राइट। दिस इज योर बैलेंस शीट, नॉट अ पॉजिटिव बैलेंस शीट फ्रेंड्स। बैलेंस शीट में ही देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी 350 करोड़ का है। तो अगर आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑन द बेसिस लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखोगे तो भी कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लगेगा। इक्विटी कुछ भी नहीं, बोरोइंग आपके हाई, इट्स एन नेगेटिव इंडिकेशन। दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने है, 1300 करोड़, 1500 करोड़, वापस 1200 करोड़, राइट। अब चलो ये तो कोविड से अफेक्टेड होगा, पर 1500 से 1200 करोड़ भी ज्यादा है। हम इसी को अगर जुबिलेंट से वापस कंपेयर करते तो वो भी अफेक्टेड है, पर इतने नहीं। बुरे समय में भी आपकी उस कंपनी ने सेल्स बढ़िया किया है, राइट। सो सेल्स आर अफेक्टेड, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहे। लॉस ये पहले भी करती थी, अभी भी करती है, तो स्टिल दिस कंपनी इज मेकिंग 63 करोड़ लॉस। फाइनेंस के कॉलम में आप देखोगे करीबन 150 करोड़ रुपया जा रहा है। तो 150 करोड़ कहां पे जा रहा है? एक तो ये जा रहा है आपके फाइनेंस, जो 350 करोड़ जितना आपका सर पे डेब्ट है उसके इंस्टॉलमेंट्स में, और दूसरा कंपनी पे करीबन 80 करोड़ की लीज लायबिलिटी भी है। क्योंकि ज्यादातर रेस्टोरेंट लीज पे होती है, तो सोचिए लायबिलिटी कितनी, बोरोइंग और लीज दोनों। तो ऐसे केस में हमारा ज्यादातर सेल्स यही चीजें खा जाती है, तो आखिर में हमारे पास कुछ दोस्तों बचता नहीं है, राइट। तो आखिर में आपके पास क्या आया? 6% का नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन। एज अ स्टेक होल्डर मुझे कब फायदा होगा? मुझे तब फायदा होगा जब ये -6 पॉजिटिव 6 होगा तब। तो वो कब होगा इसका कोई जवाब मेरे पास यहाँ पे नहीं है। पर मैंने इतने सालों में जो अलग अलग इसी फील्ड के आईपीओ देखे, मैंने मेरे सामने जुबिलेंट का आईपीओ देखा जो आया तब से पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव, बीच में मंदियां आई पर ये कभी अफेक्ट नहीं हुआ, कंसिस्टेंट उसने प्रॉफिट दिया है, इसीलिए तो 50 गुना हुआ है। पर इसी के साथ में जैसे कैफीडे थी, वो पहले से डेब्ट बर्डन वाली, पहले से लीज लायबिलिटी ज्यादा, तो आपको पता ही उसके साथ क्या हुआ, राइट। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, जो भी अलग अलग रेस्टोरेंट इसी प्रकार से नेगेटिव थी। अब मैं तो 10 साल से इनको देख रहा हूं, अभी भी ये नेगेटिव ही है, अभी भी पॉजिटिव नहीं हुई। तो हम कब तक हम लोग इनका वेट करेंगे? बेटर टू स्टे विद बेस्ट। मैं इसको जरा भी यहाँ पे अच्छे रिमार्क नहीं दे पाऊंगा दोस्तों, ना बैलेंस शीट में ना इनकम स्टेटमेंट में। तो फिर कौन से बेसिस पे हम 90 रुपए दे रहे हैं? जब बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, इनकम स्टेटमेंट अच्छा नहीं है, then why we should give 90 rupees? तो बेसिस देखने के लिए हमें दो चीजें देखनी होती है, वन इज क्वालिटेटिव बेसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव आंकड़े। तो क्वांटिटी की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले क्वालिटी बेसिस। क्वालिटेटिव में सबसे पहले आता है आपका पोर्टफोलियो ऑफ हाईली रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल ब्रांड। दोस्तों कोई डाउट नहीं है, KFC, पिज्जा हट, ये सब एक बढ़िया ब्रांड है। कभी भी आप लोग जाते हो एयरपोर्ट पे या कहीं पे बाहर कोई सिटी में गए, आपको लगता है आपको भूख लगी है, तो दो चीज है, आप जाने से पहले सोचते हो क्या खाना हाइजेनिक होगा, मेरी तबीयत नहीं बिगड़नी चाहिए, क्या खाना टेस्टी होगा। तो लोग ज्यादातर ब्रांड की ओर जाने लगे, उन्हें कम से कम श्योरिटी चाहिए कि खाना अच्छा ही होगा। तो जब कभी आपके सामने KFC या पिज्जा हट जैसी ब्रांड आती है तो एक श्योरिटी होती है कि खाना तो अच्छा ही होगा, यहाँ पे हाइजेनिक होगा। तो जब ग्लोबल ब्रांड आती है, और इंडिया में बहुत ग्लोबल टूरिस्ट आते भी है और ये बढ़ने वाले हैं, तो ऐसे समय पे ग्लोबल ब्रांड को एक प्रीमियम मिलता ही है जो इस कंपनी को मिल रहा है। तो क्वालिटी एनालिसिस में पहली चीज क्या, बढ़िया ग्लोबल ब्रांड इनके पास है, उसमें कोई शक नहीं। दूसरा मल्टी डायमेंशनल QSR प्लेयर। देखो मल्टी डायमेंशनल इसलिए कहेंगे क्योंकि KFC जैसा भी इनके पास QSR है, तो साथ में इनके पास पिज्जा हट जैसी भी बढ़िया ब्रांड है, दोनों ही अपने अपने हिसाब से बढ़िया। थोड़ी प्रोडक्ट अलग हुई तो जिनकी चॉइस KFC जाए, जिनकी चॉइस पिज्जा जाए। साथ में कैफे भी लाए हैं ये लोग, तो कैफे में अभी टर्नओवर बिल्कुल नहीं है, पर भविष्य में ये भी एक ग्रोथ का जगह बन सकती है। जब कॉफी का बिजनेस अगर टर्नओवर बढ़ता है तो इनको फायदा दिला सकता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल थिंक कर रहे हैं, यहाँ पे भी इनको एक प्लस टिक पॉजिटिव मार्क जाना चाहिए। तीसरा
इनका प्रेजेंट मेजॉरिटी ऑफ द एरिया में है। वो क्लस्टर इंडिया के जो क्लस्टर पैसा स्पेंड करते हैं वो सारे मेजर स्पेंडिंग क्लस्टर में आप इनकी ब्रांड पाओगे। तो एक चीज तो तय है कि इनको पता है धंधा किधर करना और इसीलिए 1000 करोड़ ये लोग कर पा रहे हैं। भविष्य में भी ग्रोथ मिलेगा, उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। एंड क्रॉस ब्रांड सिनर्जी, तो ये चारों पॉइंट को ध्यान में रख के यस क्वालिटेटिव फैक्टर में हम इनको जरूर टिक मार्क दे सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है क्वांटिटी की, अब पैसे की बात आती है। तो ऑफर कितने में हो रही है? 90 रुपए में। आपको क्या मिल रहा है? पहला मैंने बताया ईपीएस इज नेगेटिव, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, उल्टा आप अठन्नी रख के जा रहे हो इधर। दूसरा, ईपीएस नेगेटिव है तो आप प्राइस टू अर्निंग तो गिन ही नहीं पाओगे, तो गिन के भी कुछ काम नहीं है। सो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको रिटर्न क्या मिल रहा है इस साल की अर्निंग के अलावा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो हम बोलते हैं, देखो नेटवर्क किसे बोलते हैं? नेटवर्थ कंपनी के पास जो भी एसेट्स में है उसको आप अर्निंग से ही देखते हो कि भी तुम्हारे पास 1000 करोड़ पड़ा हुआ है, तुम 5000 करोड़ कमाते हो हर साल, तो हम ये देखते हैं कि ये नेटवर्क से तुमने अर्निंग कितनी ली। देवयानी के केस में -49% की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो बिल्कुल नेगेटिव अर्निंग है। एफडी जितना भी यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, व्हाई? कंपनी मेकिंग लॉसेस, तो यहाँ पे भी इनको बिल्कुल मार्क नहीं मिलेंगे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज नेगेटिव। एनएवी यानी वैल्यू खाली 1 रुपए की आपके हिस्से पे आ रही है, नथिंग। तो क्वांटिटेटिव फैक्टर में तो बिल्कुल 0 मार्क दोस्तों इनको मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ही मार्केट शेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें ये देखना चाहिए कि इतनी कंपनियां हैं जो सारी अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइम पे आई मार्केट में, कौन अपने मार्केट शेयर को ज्यादा बढ़ा सका है। अब देवयानी के पास तो कितनी अच्छी अच्छी ब्रांड है, जुबिलेंट के पास तो डोमिनो है, तो किसका कितना धंधा है दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जुबिलेंट, अगर हम इन सारी रेस्टोरेंट को देखें जो भी लिस्टेड एंटिटी है, यहाँ पे हमने सबवे बब्बे नहीं लिया है, जो अनलिस्टेड है उनको ध्यान में नहीं लिया है। लिस्टेड यानी डोमिनो जो जुबिलेंट है, देवयानी जो केएफसी पिज्जा हट है, बारबेक्यू राइट जिनका जस्ट अभी आईपीओ आया, बर्गर किंग, मैकडोनाल्ड यानी वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट यानी मेनलैंड चाइना। हमने यहाँ पे डंकिन डोनट नहीं लिया है क्योंकि एक छोटा प्लेयर है इन सबके सामने, फिर भी आप देख सकते हो 50% खाली डोमिनो के पास जा रहा है, जुबिलेंट के पास। यानी जितना भी पैसा बाजार में इन सब कंपनियों में बढ़ता है, सेल्स 50% तो जुबिलेंट अकेले के पास जा रहा है, तो किसका मार्केट शेयर अच्छा हुआ? नो डाउट जुबिलेंट, राइट। तो मार्केट शेयर में अव्वल यानी राजा कौन है? जुबिलेंट है। आपका देवयानी आता है दूसरे नंबर पे, बारबेक्यू का नंबर आता है तीसरे नंबर पे यहाँ पे, राइट। तो मार्केट शेयर में भी देवयानी को पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ, हमने देवयानी का देखा, हम नेगेटिव है, -50, तो दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं उनसे कंपेयर करें तो सारी कंपनियों का रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव है। कोई कंपनी कमा नहीं रही है इधर, सिर्फ एक ही है आपकी जुबिलेंट फूड जो प्रॉफिट में है। अब ये तो कोविड के हाल है। देखो वैसे तो हमें बुरे समय पे देखना चाहिए कौन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ये बुरे समय में आपको सब लॉस में दिख रही है क्योंकि रेस्टोरेंट अफेक्टेड इंडस्ट्री थी, पर जब अच्छा समय था तब भी ये सब लोग लॉस ही कर रहे थे। इसमें खाली आपकी जो मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी है वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, ये अकेली प्रॉफिट में थी। तो अगर मैं अच्छे समय पे भी रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखूं तो आपका वेस्टलाइफ और डोमिनो जुबिलेंट ये दो ही आएंगे, बाकी सब लॉस कर रही थी, कर रही है। सो नो पॉइंट फॉर देवयानी और अदर कंपनीज इन रिटर्न ऑन नेटवर्थ। कौन यहाँ पे पत्ते ले गया? मार्केट शेयर में जुबिलेंट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में जुबिलेंट। तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होने चाहिए। अच्छे यानी कैसे? दोस्तों बुरे समय हर 10 साल में आने ही वाले हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री निकालो, 10-15 साल में 2-3 साल ऐसे आते हैं जब आपका सारी कंपनियों की हालत टाइट होती है। पर ऐसे समय पे अगर मार्जिन अच्छे है तो मार्जिन कम हो जाएंगे, बट स्टिल यू विल मेक प्रॉफिट। आप लॉस नहीं करोगे, तभी तो आपको कंसिस्टेंट इनकम होगी। अगर आपके मार्जिन एकदम सिर्फ बहुत ही कम होंगे तो बुरे समय में लॉस करने लगोगे, जो इधर कर रही है। एज यू कैन सी जुबिलेंट के अलावा किसी का भी प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव नहीं है। अगेन
मैकडोनाल्ड यानी वेस्टलाइफ के प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव थे प्री कोरोना, वो भी अभी नेगेटिव है, तो सबसे पहले वापस पॉजिटिव कौन होगा? नो डाउट आपका वही होने वाला है, मैकडोनाल्ड। पर आपको भविष्य में भी क्या चाहिए? ऐसा चाहिए कभी प्रॉफिट कभी लॉस, राजा के साथ रहो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो चूज करोगे वो मिलेगा, राइट? आप चूज ही वॉलेटिलिटी करोगे तो लाइफ में वॉलेटिलिटी ही मिलेगी। बुक वैल्यू, चलो अर्निंग तो हमने देखी, बुक वैल्यू भी देखे तो एक आपके पास जुबिलेंट ही है जिसकी बुक वैल्यू 100 प्लस है, इसीलिए उसको 4000 का भाव मिल रहा है। यहां पे आप देखो 1 रुपया बुक वैल्यू आपके देवयानी की, आपके वेस्टलाइफ की बुक वैल्यू 25 से 30 रुपए के बीच में, बर्गर किंग, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट सबकी बुक वैल्यू 25-30 के बीच में। टॉप पे कौन है दोस्तों? अगेन जुबिलेंट। सो अगर आप इन सारी कंपनियों का स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ, तो इन सब में स्ट्रेंथ क्या है, किसके पास है दोस्तों? जुबिलेंट इज द कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। स्ट्रेंथ आती है आपकी जुबिलेंट के पास, बड़ा मार्केट शेयर, अच्छे मार्जिन एंड हाई कंसिस्टेंसी। W मींस वीकनेस, देखो ये सेक्टर की वीकनेस क्या है, ज्यादातर रेस्टोरेंट लीज लायबिलिटी पे होती है। अब लीज के साथ अगर डेप भी होगी तो कहां जाएंगे? आप प्रॉफिट करोगे नहीं तो एक्सपांशन में तकलीफ होगी। क्यों आपकी जुबिलेंट 4000 करोड़ पहुंची और क्यों आपकी देवयानी 1000 करोड़ पहुंची? चालू साथ में हुए थे, बड़ा कारण है क्योंकि मैनेजमेंट बढ़िया हुआ आपके जुबिलेंट का, डेप्ट फ्री मॉडल से वो लोग आगे बढ़े, उन्होंने पहले बिल्कुल डिविडेंड नहीं लिए, अब प्रॉफिट में आई कंपनी डिविडेंड दे रही है, जबकि आपके देवयानी में आप देख रहे हो वो प्रॉफिट में ही नहीं आ रहे, राइट? तो यही दोस्तों कारण है, वीकनेस है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी फॉर ओ अपॉर्चुनिटी। देखो फूड मार्केट की अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत ही ह्यूज है, अभी तो जबरदस्त ग्रोथ होना है, तो कौन सी रेस्टोरेंट को ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो मैनेज बढ़िया करे, जो प्रॉफिट नहीं कर पाएगी वो कैसे आगे डेवलप होगी? सो हियर यू हैव गुड अपॉर्चुनिटी, नॉट इन देवयानी बट इन जुबिलेंट ओनली, राइट? एंड लास्ट, T फॉर थ्रेट। थ्रेट क्या है? कोविड एक बड़ा थ्रेट है, वेव 3 आया, ये भी थ्रेट हो जाएगा। तो आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो बुरे समय में भी निकल पाए, और अभी जवाब आपके सामने है, कौन सी कंपनी है जो ये पूरे बुरे समय में निकल सकी, मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे कहिए मैं देवयानी को कितने मार्क दूं, राइट? नहीं तो आप बोलोगे पीयूष भाई आप तो ऐसा ऐसा कह रहे हो। देखो बर्गर किंग के भी हाल यही थे, इन सब कंपनी की एक ही पॉजिटिविटी है, रेस्टोरेंट का धंधा बढ़ रहा है तो ये सारी कंपनियां बढ़ेगी, इन बर्गर किंग हो या ये ब्रांड अच्छी है, राइट? लेकिन पैसा आपके पास कब आएगा? प्रॉफिटेबिलिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, गुड फूड इज फॉर एवरीवन। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी कि नहीं? क्योंकि अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तभी तो ये सब लॉस मेकिंग प्रॉफिट में आने वाले, राइट? इंडस्ट्री बढ़ेगी तो लॉस मेकिंग प्रॉफिट में आएंगे, प्रॉफिट मेकिंग और बड़े हो जाएंगे। मैंने इतने वर्षों में कई अलग अलग इंडस्ट्रीज के फेज देखे हैं, जब कुछ और कंपनी हम सिलेक्ट करते थे 3-4% मार्जिन होते थे, पर वो कंपनी के अलावा सब लॉस कर रही होती है। आज जब वो इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है तब मैं वापस वही कंपनी को देखता हूं जो 3-4% मार्जिन पे थी, वो 10% आ गई है, दूसरे लॉस मेकिंग प्रॉफिट हो गई है, पर वो अभी भी 1-2% में चल रहे हैं। तो ओवरऑल वेल्थ किधर बनती है? लीडर वाली कंपनी में बनती है, नीचे वेल्थ नहीं बनती है, वहां खाली प्लस माइनस होता रहता है, राइट? सो लेट अस लुक ऑन इंडस्ट्री ओवरव्यू। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को चलाता कौन है? जीडीपी पर कैपिटा। देखो जेब में पैसा होगा तो बार बार बाहर खाएंगे, जेब में पैसा नहीं होगा क्या खाएंगे? अब इंडिया की एवरेज इनकम 1.5 लाख रुपया है, तो अभी कम लोग बाहर खाना खाते हैं, राइट? 1.5 लाख रुपया मतलब एक लो इनकम कंट्री है, लेकिन हमारी जो इनकम है ये दुनिया की बाकी सारी कंट्री से तेजी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन 1.5% से, जीडीपी हमारा 10% से, तो ये बीच का जो स्प्रेड हुआ वो किधर जाता है? वो इंडिविजुअल इनकम बढ़ाने पे जाता है। तो इंडिया की होगी इनकम लो, पर फास्टेस्ट ग्रोथ में इंडिया है। तो आज अगर 1.5 लाख रुपए की इनकम है, ये कल 3 लाख रुपया होने ही वाली आने वाले 10 सालों में, तो पैसे जेब में बचेंगे और ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बूम देते हैं, राइट?
सेकंड थिंग, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा कौन से भाग में बटी हुई है दोस्तों? इंडिया इज अ यंग डेमोक्रेसी. एज यू कैन सी 70% पॉपुलेशन 15 to 64 की एज में है. अब ज्यादातर बाहर का खाना पसंद कौन करते हैं? यही 70% पॉपुलेशन. तो ये 70% पॉपुलेशन को बढ़ती हुई इनकम एक बूस्ट देगी, जिससे रेस्टोरेंट के धंधे ग्रो करेंगे. दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो, आपकी फूड इंडस्ट्री 8 लाख करोड़ की है. इस डेटा के हिसाब से पिछले 5 सालों में 2% का ग्रोथ हुआ है, पर ये 2% रियल नहीं है. ये कोविड अफेक्टेड ईयर था 2020, जिसके डी ग्रोथ के कारण आपकी फिगर बिगड़ी है. नहीं तो ग्रोथ आपका 7% जैसा था अगर आप 2020 ना गिनो तो पिछले 5 साल का एवरेज ग्रोथ है. पर आने वाले 5 साल में ये 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 16 लाख करोड़ की होने वाली है. 16 लाख करोड़. तो कितना ग्रोथ हुआ? ये 15% के CAGR से फूड इंडस्ट्री बढ़ेगी. दिस इज एन हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. ये बढ़ेगी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ने से. आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं. अभी करीबन 10,000 ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो 15,000 ट्रांजैक्शंस पे पहुंचेगी ये इंडस्ट्री. तो बढ़िया ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, पर ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगी, जिसके कारण आपकी इंडस्ट्री 8 की सीधी 16 लाख करोड़ होगी. तो रेस्टोरेंट को बढ़ना है. अब देखो इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन सी रेस्टोरेंट उठाती है, राइट? अब ये अगर आज 8 लाख करोड़ है और 16 लाख करोड़ पहुंचेगी, तो कौन सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा? इसका जवाब किधर से मिलेगा? अभी कौन कैसा कर रहा है? तो आप देख पा रहे हो QSR एक सबसे बड़ा धंधा ले जाती है. यानी लोगों को क्या खाने में पसंद है? QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जाना पसंद है. आप देख सकते हो करीबन 3 लाख करोड़ का धंधा तो QSR के पास ही आ रहा है. यानी करीबन 34% का स्टेक ये पूरे पाई में से QSR के पास जा रहा है. दूसरे नंबर पे पब, क्लब और बार. दोस्तों ये ग्रुप भी 27% शेयर रखता है. तो अगर आप खाली ये 2 ग्रुप देखो, QSR, पब, क्लब एंड बार, और इसके साथ FSR मिला दो, यानी फुल डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, तो कितना होता है? 80% मार्केट तो यही 3 एक लोगों के पास है. तो इंडिया फूड इंडस्ट्री पे अगर फोकस करना है तो आपको ये 3 चीजों पे ध्यान रखते हो तो 80% मार्केट आपकी जेब में. तो आने वाले समय में इन्हीं जगह से आप कुछ चीजें ढूंढ सकते हो. जैसे आपका जो बारबेक्यू आया वो किधर आएगा? ये FSR में आएगा, राइट? आपकी जो बर्गर किंग, जुबिलेंट फूड, ये सब किधर आएंगे? ये सब QSR में आएंगे. अब दोस्तों ये जो अलग अलग प्रकार की जो रेस्टोरेंट होती है उनका ग्रोथ कैसा है? तो पिछले 5 साल में कोविड का अफेक्शन देखे तो भी 5% ग्रोथ रहा आपके QSR का. यानी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्या है? QSR है. बाकी कई चीजें आप देख रहे हो नेगेटिव ग्रोथ में है. जैसे आपके पब्स, बार नेगेटिव में आते हैं, क्योंकि आपको पता ही है लॉकडाउन में ये सब चीजें तो ज्यादातर बंद थी. और QSR को होम डिलीवरी का भी उतना ही फायदा हुआ है. तो QSR ने पहले भी ग्रोथ किया है. आने वाले समय में भी करीबन 13% का ग्रोथ हम QSR से उम्मीद रखेंगे. सो हाई ग्रोथ फ्रॉम योर सेक्टर. दोस्तों सबसे ज्यादा आउटलेट किसके हैं? तो करीबन 20 लाख आउटलेट के साथ आपका QSR ही अव्वल नंबर पे है, राइट? तो QSR के आउटलेट बहुत ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? लोगों को पसंद है. तो QSR में चैन रेस्टोरेंट भी आ गई और डायरेक्ट जो रोड साइड होते हैं वो भी आ गए, राइट? ये सब मिलके आपकी QSR इंडस्ट्री बनती है. पर ये बड़ी इंडस्ट्री है, ज्यादा आउटलेट और ज्यादा धंधा. ग्रोथ भी अच्छा है और भविष्य का भी ग्रोथ इनका बढ़िया रहेगा. ट्रांजैक्शंस वाइज देखो तो अगेन योर QSR करीबन 60,000 ट्रांजैक्शंस आपके 2020 में QSR के हुए. और दूसरे नंबर पे आपकी कैफे के रेस्टोरेंट्स, राइट? पर ये तो QSR सबसे आगे ये घोड़ा आपका दौड़ रहा है. इसी ट्रांजैक्शंस में, ट्रांजैक्शंस तो ज्यादा है मानते हैं, इनका ग्रोथ भी दोस्तों ट्रांजैक्शन का 4% से हुआ है. और आने वाले समय में भी ट्रांजैक्शंस भी टोटल 7% से बढ़ेंगे. तो ओवरऑल QSR अव्वल है. दोस्तों ये चार्ट ये कहता है कि पैंडेमिक कोविड में सबसे ज्यादा अफेक्टेड और सबसे कम अफेक्टेड कौन हुए.
तो आप देख सकते हो पब बार सबसे ज्यादा फुटफॉल वहां पे कम हुए, वो हाईली अफेक्टेड था ड्यू टू लॉकडाउन। पर आपका जो QSR है वो सबसे कम अफेक्टेड था ड्यूरिंग लॉकडाउन। इससे जानकारी ये मिलती है कि वेव 3 भी अगर आप सोचते हो भी हो तो भी QSR उसमें से बच सकता है, राइट। आने वाले समय में जो भी अलग अलग प्रकार के रेस्टोरेंट, हम सारे प्रकार के रेस्टोरेंट्स में हम ग्रोथ की उम्मीद रखेंगे, पर सबसे ज्यादा हाई ग्रोथ आपको किधर से मिलने वाला है? फ्रॉम QSR, राइट। सो इफ आई वांट टू कैच द अपॉर्चुनिटी ऑफ रेस्टोरेंट्स, तो मुझे ध्यान किधर रहना चाहिए? मुझे ध्यान देना चाहिए क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। अब दोस्तों यहाँ पे अगर 3 लाख करोड़ का धंधा अगर QSR में हुआ है तो ज्यादातर लोगों ने कैसे लिया? डाइन इन की डिलीवरी, तो 50-50% है, राइट। अगर 50% लोगों ने डिलीवरी लिया है तो 50% लोगों ने डाइन इन भी किया है। जबकि अब जब फाइन डाइनिंग देखते हो तो यहाँ पे डाइन इन ज्यादा है और टेक अवे कम रहता है, राइट। तो डिलीवरी बेस जो धंधा बढ़ रहा है उसका भी आपका QSR ज्यादा फायदा उठा सकती है। दोस्तों आने वाले 5 सालों में भी आपका जो QSR है वो डाइन इन भी 14% से बढ़े और टेक अवे 11% से बढ़े, ऐसी उम्मीद है। तो दोनों जगह पे ग्रोथ अच्छा मिलना चाहिए। दोस्तों ये ग्राफ आपका ये कहता है कि अगर QSR ही मैं देखूं तो इसमें 10 गुना ज्यादा बिजनेस अभी इंडिपेंडेंट QSR से आ रहा है। अभी जो चेन रेस्टोरेंट QSR में है उनके पास 10% ही स्टेक है। आने वाले समय में जैसे जैसे लोग ज्यादा कमाते हैं वो ज्यादा हाइजेनिक सोचते हैं, ब्रांड सोचते हैं, तो आपका QSR का जो पाई है ये धीमे धीमे ग्रोथ करना चाहिए। इसी वजह से आने वाले 5 सालों में चेन रेस्टोरेंट करीबन 14% प्लस के ग्रोथ से बढ़ेंगे, जबकि आपके जो इंडिपेंडेंट है ये 10% ग्रोथ से बढ़ने चाहिए, राइट। तो इंडिपेंडेंट से करीबन 40% ग्रोथ चेन रेस्टोरेंट का यहाँ पे हमें ज्यादा मिलेगा। दोस्तों ये है ओवरऑल चित्र आपका कि कोविड में क्या हुआ, हाईली नेगेटिव था। H1 के बाद क्या हुआ, तो ज्यादातर रेस्टोरेंट समझ गए कि हमें अभी धंधा कैसे करना पड़ेगा। काफी टेक होम चला, काफी IT का बेनिफिट उठाया और 2021 का आउटलुक हाईली पॉजिटिव है फॉर QSR। तो दोस्तों अब ये चीज तो तय है कि QSR का धंधा बढ़ना है। तो अलग अलग जो प्लेयर हमने जो पहले उनके डेटा देखे, यहाँ पे कई अलग अलग प्लेयर है। हमने यहाँ पे जो ब्रांड देखी, राइट, उसके साथ इंडिविजुअल कंपनी अगर हम देखे तो एक इसमें पीयर ग्रुप में आता है KFC इंडिया। दोस्तों KFC की भी शुरुआत 1996 से ही हुई थी। आज उनके पास करीबन 400 आउटलेट है। इफ वी कंपेयर देम विद पिज्जा हट, तो पिज्जा हट की भी शुरुआत अंदाजे से वही समय पे हुई। आज वहां पे 430 आउटलेट है। डोमिनोज देखे अगेन फ्रॉम 1996, पर इनके आउटलेट करीबन 1264, यानी एवरेज 1300 रेस्टोरेंट आउटलेट है। तो हम अकेला डोमिने देखे तो भी वो उन दोनों को डबल करने से भी ज्यादा है। दोनों को आप टोटल करोगे तो भी स्टैंड अलोन डोमिनो के आउटलेट उनसे ज्यादा है। दोस्तों मैकडोनाल्ड की भी शुरुआत करीबन 1996 से हुई थी। उनके जो आउटलेट है हालांकि उनसे थोड़े कम है। सबवे 4-5 साल लेट आया 2001 में, पर सबवे के आउटलेट करीबन 550 है इंडिया में। बर्गर किंग जस्ट अभी उनका IPO आया, वो भी उनके ही साथ थोड़े लेट बाजार में आए। और बर्गर किंग के भी कई आउटलेट है, पर ओवरऑल पूरा चार्ट अगर हम क्लब करें तो आप यहाँ पे लीडिंग प्लेयर देख सकते हो जुबिलेंट को, जो सबसे ज्यादा आउटलेट के साथ लीड कर। तो अब बात आती है हु एम आई, यानी मैं देवयानी इंटरनेशनल कौन। तो दोस्तों मैं यम ब्रांड की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी हूं। यम ब्रांड यानी कौन? यम ब्रांड KFC, पिज्जा हट, टैको बेल्स की दुनिया भर की एक बड़ी मास्टर फ्रेंचाइजी है, जिनके आउटलेट करीबन 50,000 है दुनिया भर में। आपके देवयानी के अंदाजे से 696 आउटलेट है, ये सारे अलग अलग ब्रांड मिला के। दोस्तों भारत में ही कोस्टा कैफे की भी ब्रांड्स के आउटलेट इन लोगों ने ओपन किए हुए हैं। तो दिस इज योर देवयानी।
तो जैसा आप देख पा रहे हो, आपके देवयानी के जो स्टोर्स है उसमें सबसे ज्यादा स्टोर किसके हैं देवयानी में? KFC के 264 स्टोर्स है, पिज्जा हट के 297 स्टोर्स हैं, कोस्टा कॉफी के 44 स्टोर है। तो स्टोर किसके ज्यादा है? यहाँ पे पिज्जा हट के ज्यादा है, लेकिन रेवेन्यू जो मिल रहा है वो ज्यादा मिलता है KFC से। KFC करीबन 650 करोड़ का इनको रेवेन्यू देता है, जब पिज्जा हट का रेवेन्यू करीबन 300 करोड़ का आता है, कोस्टा कॉफी का 20-21 करोड़ का। तो बड़ा मार्केट शेयर किसका है? KFC का इनका शेयर ज्यादा है। तो एज यू कैन सी 57% इनको बिजनेस देता है KFC। पिज्जा हट रिस्पॉन्सिबल है करीबन 26% टर्नओवर के लिए, कोस्टा कॉफी इवन लेस देन 2%। तो इनका सबसे बड़ा धंधा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है KFC। तो अब पूरी चीज का कंक्लूजन क्या? दोस्तों अगेन, जुबिलेंट इज बेस्ड इन ऑल ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। सबसे पहला ध्यान हमारा जुबिलेंट पे रहना चाहिए। आने वाले 10-15 सालों में अगर ये रेस्टोरेंट चेन इसी प्रकार से बढ़ते हैं तो आपकी ये जो रेस्टोरेंट्स है ये और आगे बढ़ सकती है। पर फिर हम देवयानी का क्या करें? दोस्तों ग्रोथ को ध्यान में रख के हम इसे सब्सक्राइब कर सकते जैसा बर्गर किंग को आप लोगों ने किया था, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ मुश्किल लगती है, बराबर? तो मैं बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म के लिए देवयानी को रिकमेंड नहीं करूंगा। जुबिलेंट पहले भी अच्छी थी, आज भी हमारे हिसाब से जुबिलेंट को ही स्टार रेटिंग मिलने चाहिए। सो कितने स्टार दें इनको? हाँ देखो, ब्रांड के हिसाब से हम इनको 1 स्टार देते हैं। क्या हम इनको मार्केट शेयर के स्टार दे सकते? नहीं दे सकते। क्या हम इनको अच्छी बैलेंस शीट के स्टार दे सकते? नहीं दे सकते। क्या हम इनको गुड इनकम स्टेटमेंट के यानी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के स्टार दे सकते? नहीं दे सकते। क्या हम इनको कंसिस्टेंसी के स्टार दे सकते? नहीं दे सकते, राइट? तो आपके पास 1 ही स्टार हुआ, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम अवर साइड। मैं पीयूष पटेल, मेरी ओर से आप सबका धन्यवाद पूरे प्रेजेंटेशन में साथ रहने के लिए। मैं आप लोगों से जरूर कमेंट जानना चाहूंगा कि आप अगर निवेश कर रहे हो तो आपको ये सब कंपनी में से कौन सी कंपनी पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपकी मनपसंद कंपनी, राइट? अगर आप हमारी टीम का कांटेक्ट करना चाहते हो, ये सब रिसर्च अगर आप खुद सीखना चाहते हो, तो अगस्त में बैच हमारी आ रही है। यू कैन ज्वाइन दैट अगस्त बैच। टोल फ्री नंबर इज गिवन। यू कैन इवन डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम एंड्रॉइड यानी गूगल प्ले स्टोर या iOS में से भी, राइट? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद।